Assalamu alaikum dear viewers. This is the part second of lecture 2 which is related to service sector in India. This is the subtopic of class 9's economics chapter, understanding Indian economy. In this lecture we are going to discuss the importance of service sector and which activities are included in the service sector. First of all, you have to remember the main point related to this sector, that this sector only provides us services. It does not produce any kind of material commodity. ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कोई मटेरियल कमोडिटी इस सेक्टर से प्रोड्यूस नहीं होती है. इट प्रोवाइड्स ओनली सर्विसेज, ठीक है. एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज द टर्शियरी सेक्टर. And which activities are included in this sector? I have given different examples which are included in the service sector, like retailing, banking, hotels, real estate, education, health, etc. These are all activities which are included in this service sector. जो भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर ये एग्जांपल्स है, बहुत सारी है, इतनी नहीं है. आप ये मतलब अपने जहन में ये बात बिठाइए कि जो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स मिल रही है, सिर्फ यही हम इंक्लूड नहीं करते हैं सर्विस सेक्टर में. बहुत इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जो हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो ये इसमें आपको मेन 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला पॉइंट ये कि सर्विस सेक्टर हमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, न कि कोई मटेरियल कमोडिटी. दूसरा पॉइंट ये कि इस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर से भी जानते हैं, और एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि कौन कौन सी जो एक्टिविटी है जिसको हम इंक्लूड करते हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है. अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये हमें बताता है कि दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी पढ़ा कि दैट दिस सेक्टर इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए नेशन. ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा शेयर, जो सबसे ज़्यादा जिसकी शेयरिंग रहती है, कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ ए नेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. यहाँ पर कुछ डाटा है, 2001 का डाटा है, 2011 का डाटा है. अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जीडीपी जो इंक्रीज़ हुआ है, जो 50% से 58.2% इन 2011, ठीक है. जो शेयर रहा है सर्विस सेक्टर का टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ ए कंट्री इन 2001 वो था 50%, और यही इसी सेक्टर से जो शेयर रहा 2011 में वो इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम 50% टू 58.2% इन 2011. 2001 में 50% था. जब बीच में 10 साल आ गए, तो जब 2011 में हमने कैलकुलेट किया तो ये 50% नहीं रहा था, या 50% से नीचे नहीं चला गया था, बल्कि ये इंक्रीज़ हुआ था. और वो कितना हुआ था? 8.2 इसमें इंक्रीज़ आ चुकी थी, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है. और द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन 2011 वाज 7.4%. अगर आप देखोगे इस 2011 में इस सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है, वो रही है 7.4%. दिस इज़ ऑल्सो द बिग अचीवमेंट, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 7.4%, अगर हम वो देखेंगे, अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, जैसे हम मार्क्स अपने काउंट करते हैं कि अगर 100 में से मार्क्स हैं, अगर किसी को फिर 95, 96, इवन के 98 भी आते हैं, तो फिर भी वो पछताता है क्यों 98 ही आ गए, ठीक है. ये वो वाली बात नहीं है, ये मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं है, ये एक होल कंट्री की बात है, ये एक बड़ी इकोनॉमी की बात है. वहाँ पर जो उस इकोनॉमी जो ये 7.4% है ना, इट इज़ इक्वलेंट टू द 100%, ठीक है. जो हम 100% मानते हैं ना कि मुझे आउट ऑफ 100 98 ही क्यों आए, 100% क्यों नहीं आए, दिस इज़ इक्वलेंट टू दैट 98%. जो एक स्टूडेंट को 99 आते हैं आउट ऑफ 100, ये उसके इक्वलेंट है 7.4%. तो आप ये अपने जहन में, अपने माइंड में ये बात बिठाइए कि 7.4% मतलब कम है. ये कम नहीं होता, ये बहुत होता है, ठीक है. सर्विस आउटपुट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी ऑफ ए नेशन. आपको और एक बात याद रखनी है कि जो सर्विस आउटपुट है, जो आउटपुट मिलता है, जो अर्निंग्स होती हैं, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो ये आउटपुट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है
दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। उसी तरीके से जो सर्विस आउटपुट है, इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ ए जीडीपी ऑफ ए नेशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। इन्हीं कंपोनेंट से फिर जीडीपी होल में बनता है। यहाँ पर मैंने आपको एक पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में मैंने दिखाया है दैट इंडियन पॉपुलेशन एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो मेन 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, उसमें से हम देखते हैं कि जो ये कितने लोग किस सेक्टर से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। ठीक है, कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की, इंडियन पॉपुलेशन की, जो इन 3 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस वन, ठीक है, यहाँ पर है ये सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के साथ 14% जो लोग हैं, 14% जो पॉपुलेशन है, वो सेकेंडरी सेक्टर से एसोसिएटेड है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो पार्ट देखोगे इस पाई डायग्राम का, दिस इज 31.45%। 31.45% मीन्स टर्शियरी सेक्टर के साथ जो इंडियन पॉपुलेशन की परसेंटेज है, वो कितनी जुड़ी हुई है इस सेक्टर के साथ, 31.45%। और सबसे ज़्यादा देखोगे आप, जो ये येलो कलर वाला पोर्शन है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के साथ 60% जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे वो है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्यों लोग ज़्यादा इस सेक्टर के साथ क्यों जुड़े हुए हैं ज़्यादा लोग? रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर जो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं लोग इस सेक्टर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिए हैं कि सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सेक्टोरल शेयर मतलब प्राइमरी सेक्टर का कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है और टर्शियरी सेक्टर का कितना है। दोनों को आपको कंपेयर करना है, दोनों डायग्राम्स को। ठीक है, पाई डायग्राम मैंने आपको दी, यहाँ पर बार डायग्राम है, दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? वहाँ पर हमने देखा कि सबसे कम जो लोग जुड़े हुए हैं किस सेक्टर के साथ, सेकेंडरी सेक्टर के साथ, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर के साथ, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोग एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा देखोगे आप। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा वर्क फोर्स होना चाहिए था, वहाँ पर क्या होना चाहिए था कि वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होना चाहिए था टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए इकोनॉमी, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए नेशन, दैट इज़ 17%। ठीक है, 15 से थोड़ा ऊपर आप यहाँ पर देखोगे, दैट इज़ 17%। और उसके बाद आप देखोगे दिस इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का आप देखोगे ये 29% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए नेशन, टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है 54%। ठीक है, 54% ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए नेशन। ये डिफरेंट डाटा है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि सर आपने अभी कहा कि 2011 में इस सेक्टर का रहा है 58.2%। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हो 54%। डाटा में डिफरेंस है, वो 2011 है, ये 2011 से पहले का ये डाटा है जहाँ पर ये 54% बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके साथ ये जो टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ इसके साथ अगर आप ने पाई डायग्राम यहाँ पर मैंने जो दिखाई, कितने लोग जुड़े हुए हैं, 31.4%। ठीक है, इसके साथ 14% और प्राइमरी सेक्टर के साथ 60%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, उल्टा देख रहे हो आप, जिसके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो मतलब लोवेस्ट कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ ए इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कम है वो इनसे ज़्यादा है, यहाँ पर 14% ये, लेकिन फिर भी ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ 29%। और जहाँ पर जो मिडल में है, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, जहाँ पर 31.45% लोग जो है, ठीक है, मतलब टर्शियरी सेक्टर के साथ
वो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको क्या पता चल सकता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि यहाँ पर 5-6 बंदे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसी पिक्चर को हम उसके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। 5-6 बंदे जो काम कर रहे हैं यहाँ पर इस फील्ड में, ये एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। किसको? एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वर्किंग ऑन देयर लैंड। ये जो एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स हैं अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। एवरीवन इज वर्किंग, नो वन रिमेन्स इडल। हर कोई जो बंदा इन 6 के 6 सभी काम कर रहे हैं, कोई मतलब बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, अगर हम एक्चुअल फैक्ट देखेंगे, एक्चुअल में देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे, देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड। उनके जो लेबर एफर्ट्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि किस तरीके से एक ही फैमिली के लोग जब अपने खेत पे काम कर रहे हैं, अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो वर्क फोर्स है, जो लेबर एफर्ट्स हैं, वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स है या 8 मेंबर्स है, चलो 6 ही रखते हैं हम, यही 6 है, ठीक है। अब मेरे पास से फॉर एग्जांपल 1 कनाल ज़मीन, ठीक है। अब जब मैं मतलब कैलकुलेशन करता हूँ तो 1 कनाल ज़मीन पे मुझे से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वहाँ पर काम करना है अपने फील्ड पे, 1 कनाल फील्ड पे, तो मुझे 2 बंदों की ज़रूरत है। कितने? 2 बंदे आराम से काम कर सकते हैं उस 1 कनाल पे। लेकिन कितने बंदे? 6 बंदे, ठीक है। अब जो वो 4 है, क्योंकि वो अब घर पे नहीं रहना चाहते, वो भी यहाँ पर नो डाउट वहाँ पर जो लेबर एफर्ट है वो अगर हम ईजीनेस के लिए ये कहेंगे कि मतलब आराम से सभी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से उसका डिफेक्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। रीज़न यही है, हर कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है इस फील्ड पे, लेकिन कोई फुली एम्प्लॉयड नहीं है। फुली एम्प्लॉयड मतलब कि 2 बंदे जब फील्ड पे काम कर रहे हैं, जो वो लेबर एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उस टाइम पे। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ से जो वो जनरेट होगा वो सिर्फ उन्हीं 2 में डिवाइड होगा, मतलब जो वहाँ से प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब 6 बंदे, ठीक है, 6 बंदे काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एक को अगर 2 ही होते, 50% एक को मिलता, 50% दूसरे को मिलता। अब 6 बंदे हैं, आप खुद से अंदाज़ा लगा अब कितना डिवाइड होगा, ठीक है। तो हर किसी के पास फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब आप ये चीज़ देखोगे कि मतलब एक ही फैमिली के 5-6 मेंबर अपनी फील्ड पे काम करते, ज़मीन उनके पास कम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मतलब एम्प्लॉयमेंट है, फुली एम्प्लॉयड लोग हैं यहाँ पर, नहीं, वैसी चीज़ नहीं है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये रीज़न है वहाँ पर कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिस सेक्टर के साथ, वो लोवेस्ट कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ इंडिया, और जिसके साथ कम जुड़े हुए वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी की ओर, इंडिया की जीडीपी की ओर। रीज़न यही है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस फॉर्म ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। 2 तरीके से हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला वे क्या है, पहला तरीका क्या है? ए सिचुएशन इन विच ए लेबर डज नॉट गेट द टाइप ऑफ वर्क ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। एक बंदा है, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको जो काम दिया जाता है वो काम नहीं करना चाहते, उनके अंदर एक अलग तरह की कैपेबिलिटी होती है। अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई बंदा है उसने MBBS किया है, ठीक है, MBBS करके मैं उसको कहता हूँ कि अब आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है, तो मतलब वो कर पाएगा वो चीज़? नहीं, उसके बस में वो चीज़ नहीं है। जो एक फार्मर है, जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, जिसने मतलब पढ़ा नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उसके बस की बात है कि वो ये चीज़ करे, और उसका मतलब उसका इंटरेस्ट भी होता है ये काम करने में। लेकिन अब एक जो MBBS करके बैठा है, घर पे बैठा है, एक MBA स्टूडेंट है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, घर पे बैठा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, और वो कैपेबल भी नहीं है। उसको पता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अगर हम उसको अपने फील्ड पे ले जाएंगे, उसको बोलेंगे आप वहाँ पर काम करो, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
ऐसी सिचुएशन एक लेबर, अब लेबर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता है कि मजदूर जो खेतों में काम करे, नहीं, यहाँ पर एक एमबीए स्टूडेंट है, एमबीए यूथ है जो बैठा हुआ है, ये भी एक लेबर है। जब ये काम करता है ये एक लेबर बन जाता है, ठीक है। अब वो फिर डिफरेंट सिचुएशंस होती है कि हम ज़्यादातर लेबर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, एम्प्लॉई हम एज ए वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो सिचुएशन जब एक लेबर, उसको वो काम नहीं मिलता है, डज नॉट गेट द टाइप ऑफ वर्क ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, वो काम उसको नहीं मिलता है जो मतलब वो उसके बस में है, जो वो कर सकता है, ठीक है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो किस काम के लिए कैपेबल है, वो काम उसको नहीं मिलता है। एक डॉक्टर जो है वो किस काम के लिए कैपेबल है, उसको वो जॉब नहीं, वो काम नहीं मिलता है, बल्कि दूसरा काम मिलता है जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है। ये भी एक सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट को। या दूसरा वे क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने का, एज ए लेबरर डज नॉट गेट सफिशेंट वर्क टू एब्जॉर्ब हिमसेल्फ फॉर द टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ डे। एज ए लेबरर आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि आपको सफिशेंट वर्क एज ए टीचर, ठीक है। एज ए टीचर मुझे पता है कि मुझे 10 से 4 तक काम करना है स्कूल में, ठीक है। यहाँ पर मैं अंडर एम्प्लॉयड नहीं हूँ। अंडर एम्प्लॉयड क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे वो वर्किंग आवर्स मिलते हैं जिनमें मैं काम करूँगा, ठीक है। दूसरा ये कि मेरी जो कैपेबिलिटी है वो टीचिंग की है, ना कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ठीक है, ना कि मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। या मैं खेतों में काम नहीं कर सकता हूँ लेकिन उस लेवल का नहीं, जो एक फार्मर जिसमें वो कैपेबिलिटी होती है जो वो कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो मैं टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता था लेकिन मेरे पास वो जॉब नहीं है, वो वर्किंग आवर्स नहीं है कि 10 से 4 तक मैं काम कर सकता था, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा काम मिल रहा है जिसमें मुझे सुबह 9 से शाम के 10 बजे तक काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब मुझे वो दिन के वो वर्किंग आवर्स नहीं मिलते हैं एज ए लेबरर जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे वो मिल रहा है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब क्या है, किसी को कोई मजबूरी होती है इसलिए वो ये चीज़ें करता है। तो इस वे में भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि एक लेबर को जो उसकी चॉइस होती है, जो वो करना चाहता है, कितना दिन में कितने घंटे काम करेगा, वो उसको नहीं मिलता है, वो कोई दूसरा काम मिलता है जिसके साथ वो नहीं, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। ये 2 तरीके हैं जिससे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि क्यों अब जो टर्शियरी सेक्टर है वो क्यों हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। और दूसरा ये कि सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे कि जो लोग क्यों नहीं जुड़े हुए ज़्यादा, ठीक है। या तीसरा पॉइंट ये कि प्राइमरी सेक्टर के साथ क्यों ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। रीज़न ये है क्योंकि टर्शियरी सेक्टर या जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें उतनी वो डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सके उन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई जॉब मिलती है, कोई ना कोई दिन का काम मिलता है, लेकिन यहाँ पर वैसी चीज़ नहीं है। तो ये रीज़न है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग जो इंडिया में हैं वो प्राइमरी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।